अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मैनेजमेंट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। यानी अगर आपके सामने आप हॉस्पिटल में हो, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है विच इज अनकॉन्शियस, या कोई ऐसा पेशेंट है जो अनकॉन्शियसनेस में है, तो आप कैसे उस पेशेंट को टेक केयर करोगे या आप कैसे उस पेशेंट को मैनेज करोगे, वही हम आज यहाँ पर देखने जा रहे हैं। बिफोर कि हम डिस्कस करें कैसे हम अनकॉन्शियस पेशेंट को मैनेज करें, हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट एक्चुअली अनकॉन्शियसनेस इज। तो देखिए, अनकॉन्शियसनेस हम किसको कहते हैं? अनकॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियस पेशेंट हम ऐसे पर्सन को कहते हैं जो कि अवेयर नहीं होता है, जो अवेयर नहीं होता है टुवर्ड्स इट्स सराउंडिंग्स, यानी जो आसपास का इसका एनवायरनमेंट होता है, इसको कुछ भी उसके बारे में पता नहीं होता है। एंड ये पेशेंट क्या होता है, ये एबल नहीं होता है कि ये रेस्पॉन्ड दिखाए टुवर्ड्स एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। यानी ये एक ऐसा पेशेंट होता है विच इज अनएबल टू शो और टू शो रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। और इसमें क्या होता है, ये अनअवेयर होता है टुवर्ड्स इट्स सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट। तो इसको हम कहते हैं अनकॉन्शियसनेस। अब सवाल कि हम कैसे इस पेशेंट को मैनेज कर सकेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, देन आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं व्हाइल मैनेजिंग द अनकॉन्शियस पेशेंट। सबसे पहली चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स मेंटेन पेशेंट्स एयरवे। हमें क्या करना होता है, पेशेंट की एयरवे को मेंटेन करना होता है। क्यों मेंटेन करना होता है, आपको पता ही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक इंसान के सर्वाइवल के लिए होता है, दैट्स ऑक्सीजन। दैट्स ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहां से हम लेते हैं, विया आर एयरवे। तो एयरवे को आपको मेंटेन रखना है ताकि पेशेंट में ऑक्सीजनेशन हो, यानी वो अंदर ऑक्सीजन ले पाए और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बाहर निकाल पाए। इसलिए हमें सबसे पहले किस पे ध्यान देना होता है, एयरवे पे ध्यान देना होता है। अब सवाल कि मेडिकली हम कैसे एयरवे को मेंटेन कर पाते हैं। दो तरीके होते हैं जिससे हम एयरवे को मेंटेन कर पाते हैं। नंबर वन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर वन पोजीशन, एंड नंबर टू दैट्स इंट्यूबेशन, ईटी इंट्यूबेशन। अब सवाल कि पोजीशनिंग हम कब देंगे और ईटी इंट्यूबेशन हम कब करेंगे। पोजीशनिंग हम आगे देखेंगे कौन सी पोजीशन वगैरह, बट फिलहाल आप इतना याद रखिए, पोजीशनिंग हम उस वाले पेशेंट में देते हैं जिसको प्रॉब्लम, जो कि अनकॉन्शियस है बट उसमें नॉर्मली ब्रीदिंग हो रही है, ब्रीदिंग प्रेजेंट है, वो इजीली ब्रीद कर पा रहा है, बट ही और शी इज अनकॉन्शियस। उसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर पोजीशनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि उसकी एयरवे मेंटेन रहे, जिससे ब्रीदिंग प्रॉपरली होगी। और उसके बाद ईटी इंट्यूबेशन हम किस वाले पेशेंट में करते हैं, यूजुअली ईटी इंट्यूबेशन हम उस पेशेंट में करते हैं जो खुद ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, जिसको हमें क्या करना है, आर्टिफिशियली वेंटिलेट कराना है, यानी वेंटिलेटर पे हमें उस पे रखना, वेंटिलेटर पे उसको हमें रखना है। तो हम उसमें क्या करते हैं, ईटी इंट्यूबेशन करते हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, पेशेंट की एयरवे को मेंटेन करेंगे। देन आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, मेंटेन एडुकेट ऑक्सीजन। हमने एयरवे को तो मेंटेन किया, अब हमें ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करनी है, तो वो भी हम दो तरीके से देंगे। नंबर वन, अगर पेशेंट खुद ही ब्रीथ कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपली ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम ऑक्सीजन फ्लो उसको प्रॉपर एज प्रिस्क्राइब्ड जितना होगा उतना फ्लो रखेंगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे पेशेंट में, तो उसको क्या होगा, ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड होगी। अब जो इंट्यूबेशन वाला पेशेंट है, यानी जो खुद ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो उसको हमें क्या करना होता है, हम सिंपली उसको क्या करते हैं, वेंटिलेटर पे रखते हैं, वेंटिलेटर पे रखते हैं। तो ऐसे हम ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करेंगे अनकॉन्शियस पेशेंट को। उसके बाद हमें क्या करना है, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखना है, क्यों, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी हमें रखना है मेंटेन। क्यों रखना है, देखिए ऑरली तो वो पेशेंट खुद नहीं, कुछ खुद नहीं ले पा रहा है, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इसका फ्लूइड का बैलेंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है, वो हमें मेंटेन रखना है ताकि उसकी बॉडी में जो अंदर से फंक्शनिंग हो रही है वो प्रॉपरली हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैन्युलेशन, आईवीएसएस हम पेशेंट को करेंगे, यानी हम कैन्युला लगाएंगे, उससे हम क्या करेंगे, फ्लूइड्स वगैरह पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, जैसे आपने देखा ही होगा एनएस डीएनएस वगैरह हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद न्यूट्रिशनल सपोर्ट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी हम दो तरीकों से पेशेंट को, इस वाले अनकॉन्शियस पेशेंट को हम प्रोवाइड कर सकते हैं।
नंबर वन, हम तो आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सकते हैं। एडुकेट न्यूट्रिएंट्स जितना प्रेस्क्राइब किया होगा जो हमें इसको देना है, तो उसको तो हम कहां से देंगे, या तो हम आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू देंगे। इसके साथ साथ एक और मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट एक अनकॉन्शियस पेशेंट को दे सकते हैं, दैट्स एनजी ट्यूब फीडिंग। आपने सुना ही होगा, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कैथेटर हम डालते हैं, राइल्स ट्यूब के बारे में आपने सुना होगा। तो हम क्या करेंगे, राइल्स ट्यूब पेशेंट में डालेंगे, या इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गैस्ट्रिक गवाज भी कहते हैं, जिसके व्या हम क्या कर सकते हैं, इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जितना हमें। यूजुअली हम 200 to 250 ml एक बार में पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉनिटर सर्कुलेटरी स्टेटस, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें मॉनिटर करना है सर्कुलेटरी स्टेटस पेशेंट का। देखिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली बीपी पेशेंट का मॉनिटर करेंगे, बाकी वाइटल्स भी चेक करने हैं, लेकिन इसके साथ साथ बीपी मॉनिटर करेंगे। पल्स हम डिफरेंट साइट्स पे, जैसे हम कैरोटिड पल्स कंटिन्यूअसली चेक करेंगे, या डिफरेंट जो बाकी पल्सेस होते हैं वो भी चेक करेंगे। हम देखेंगे कि सर्कुलेशन प्रॉपरली हो रही है कि नहीं। कैरोटिड क्यों हम यूजुअली चेक करते हैं, हम देखेंगे ब्रेन की तरफ सर्कुलेशन प्रॉपरली जा रही है कि नहीं। क्यों, अगर ब्रेन की तरफ सर्कुलेशन कुछ मिनट्स तक ही रुक गई, नहीं पहुंचेगी ब्रेन की तरफ सर्कुलेशन, तो वहां पर क्या होगा, इस्कीमिया हो सकता है, जिससे अल्टीमेटली स्ट्रोक होगा। और अगर खुदा न खास्ता कोई पार्ट ब्रेन का डैमेज हो गया, तो उससे बहुत ही सारी कॉम्प्लिकेशंस एक पेशेंट को हो सकती है। तो इसीलिए ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें क्या करना है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है पेशेंट के सर्कुलेटरी स्टेटस को। ये तो हमने देखा कि मेडिकली हम कैसे एक अनकॉन्शियस पेशेंट को मेंटेन करते हैं या मैनेज करते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे जो हमारा असल काम होता है, दैट्स नर्सिंग। जो नर्सिंग स्टाफ होता है या नर्सेस होती है, उनका जो काम होता है, दैट्स नर्सिंग मैनेजमेंट। अब हम कैसे एक अनकॉन्शियस पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं, हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सबसे पहला, दैट्स प्रॉपर पोजिशनिंग। हमें क्या करना है, पेशेंट को प्रॉपर पोजिशन प्रोवाइड करनी है। अब सवाल की कौन सी पोजिशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। देखिए क्या करना है, यहां पर हमने देखा हमें क्या करना है, एयरवे को मेंटेन करना है। वो हम कैसे करते हैं, पोजिशनिंग के थ्रू मेंटेन करते हैं। यहां पर एक स्पेसिफिक पोजीशन हम देते हैं जिसको हम कहते हैं, ये यहां पर याद रखने की चीज है, दैट्स रिकवरी। रिकवरी पोजीशन, रिकवरी पोजीशन, रिकवरी पोजीशन क्या होती है ये आप देख सकते हैं। तो रिकवरी पोजीशन में हम यूजुअली क्यों देते हैं ऐसी पोजीशन, इसके एक दो फायदे हैं। सबसे पहली चीज, हम एयरवे को मेंटेन रखते हैं ताकि पेशेंट आसानी से क्या करे, ब्रीदिंग कर सके। इसके साथ साथ जो हमारी टंग है, अगर हम सीधे ही अनकॉन्शियस पेशेंट को ऐसे रखेंगे, जो हमारी टंग है ये क्या हो सकता है, ये हमारे फेरिंजियल वॉल को ब्लॉक कर सकती है, यानी ये पीछे चले जाएगी और हमारे फेरिंजियल वॉल को ब्लॉक करेंगी, जिस वजह से ऑक्सीजनेशन प्रॉपरली नहीं होगी। इसलिए हम ये वाली पोजीशन देते हैं ताकि जो हमारी टंग है वो फॉरवर्ड हो जाए और हमारा जो फेरिंग्स है वो पोटेंट अच्छे से हो जाए और एक पेशेंट अच्छे से ब्रीथ कर सके। इसलिए हम रिकवरी पोजीशन पेशेंट को देते हैं। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंस है, एस्पिरेशन एक पेशेंट में नहीं होती है, यानी जो हमारा जीआई कंटेंट वगैरह होता है, या अगर हमारे माउथ में स्क्रीशंस है, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इस पोजीशन की वजह से नहीं चली जाएगी, जिससे अगर एस्पिरेशन हो गई तो बहुत सारे इन्फेक्शन जैसे निमोनिया वगैरह फिर पेशेंट में हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रिकवरी पोजीशन एक पेशेंट को देंगे। इसके साथ साथ अब क्या है, एयरवे मेंटेनेंस। अब हमें क्या करना है, एयरवे को मेंटेन रखना है। पोजीशनिंग भी इसी में आएगा असल में, बट हम ये अलग से पढ़ते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें एयरवे को मेंटेन करना है। सबसे पहली चीज क्या करनी है एयरवे मेंटेनेंस के लिए, दैट्स पोजीशनिंग। कौन सी पोजीशनिंग, रिकवरी पोजीशनिंग आपको देनी है। इसके साथ साथ आप क्या करोगे, आपको देखना है हमारी जो एयरवे है उसमें कोई सिक्रीशंस तो नहीं है। फॉर एग्जांपल आप नोज में देखोगे सिक्रीशन, माउथ में देखोगे, या जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें देखोगे कोई सिक्रीशन तो नहीं है, उसको हम सक्शनिंग के थ्रू बाहर कंटिन्यूअसली निकालेंगे। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कंटिन्यूअसली पेशेंट की पोजीशनिंग आफ्टर 2 आवर्ली आपको चेंज करनी है। पेशेंट की पोजीशन क्यों करनी है, आपको पता है हमारे लंग्स में क्या है, म्यूकस हो सकता है। अगर आपने एक पेशेंट को कंटिन्यूअसली एक ही पोजीशन में रखा, तो म्यूकस पूलिंग हो सकती है लंग्स में, जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को कंटिन्यूअसली 2 आवर्ली उसकी पोजीशन चेंज करनी है, जिससे क्या होगा, म्यूकस वगैरह मूव होगा और वो
ऊपर आ जाएगा, फिर हम विया सक्शनिंग उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पेशेंट की एयरवे को मेंटेन करना है, इसके साथ साथ हमें ऑक्सीजनेशन कंटिन्यूअसली पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। फिर चाहे वो अगर पेशेंट खुद ब्रीथ कर पा रहा है तो हम कैसे ऑक्सीजन देंगे, सिंपली ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। इसके साथ साथ अगर पेशेंट खुद ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, हमने उसमें क्या किया होगा, ईटी इंट्यूबेशन की होगी, एंडोट्राइकल ट्यूब डाला होगा, तो हम वेंटिलेटर के थ्रू ऑक्सीजनेशन एक पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये हुआ एयरवे मेंटेनेंस। इसके बाद हमें क्या करना है, मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऊपर भी हमने देखा क्यों, अगर हम देखेंगे ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों आपको पता है। फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट जो कि एक विसरल ऑर्गन है, हमारा ब्रेन जो कि एक विसरल ऑर्गन है, उसमें हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो वहां पर होती है, हार्ट में भी होती है, ब्रेन में भी होती है, उसको क्या करना होता है, मेंटेन रखना होता है। क्यों, अगर हमारा हार्ट स्टॉप हो गया तो इंसान मर सकता है, अगर हमारा ब्रेन अपनी फंक्शनिंग करना छोड़ दे तो इंसान मर सकता है। तो क्या करना होता है, वहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमें क्या करना होता है, कंटिन्यूअसली मेंटेन रखना होता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। अब कैसे आप रख पाओगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन, पहले ही हमने देखा आईवीएसएस के थ्रू हम कर सकते हैं, फ्लूइड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको न्यूट्रिशनल, वो तो हमें आगे है न्यूट्रिशनल बैलेंस भी हम कैसे कर सकते हैं, राइल्स ट्यूब वगैरह के थ्रू हम डालते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एक पेशेंट को। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है इनपुट आउटपुट चार्ट। क्यों, देखिए हम यहां से इनपुट तो दे रहे हैं, लेकिन हमें देखना है अगर हमने कुछ दिया तो आउटपुट भी कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि वेस्ट प्रोड्यूस हमारी बॉडी में होता ही होता है। अब किसी पेशेंट में अगर क्या हो रहा है, आउटपुट नहीं निकल रहा है, दैट मीन्स हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है, तो उससे हम वो चीजें देख सकते हैं। इसलिए हमें कंटिन्यूअसली क्या इनपुट आउटपुट चार्ट को मेंटेन रखना है। इसके साथ साथ आपको हार्ट की जो एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आप पल्स चेक करोगे, इसके साथ साथ आप ब्लड प्रेशर यानी वाइटल्स तो आपको चेक करने हैं, इसके साथ साथ आपको हार्ट की रिदम को क्या करना है, मॉनिटर करना है। क्यों, मैंने पहले ही बोला अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है तो उस वजह से हार्ट की जो एक्टिविटी है उस पर इंपैक्ट आ सकता है। तो आपको देखना है कहीं हार्ट में एरिथमिया वगैरह तो नहीं हो रहा है, जो कि किस वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस व्हाइल प्रोवाइडिंग द फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, आपको इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पर्सनल हाइजीन एंड प्रिवेंट प्रेशर सोर डेवलपमेंट, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पर्सनल हाइजीन के बारे में एक पेशेंट का ख्याल रखना है। क्यों, ये पेशेंट अपना हाइजीन मेंटेन नहीं रख पाएगा, और आपको पता ही है स्पेशली इन हॉस्पिटल सेटिंग्स इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो आपको कंटिन्यूअसली उस पेशेंट का हाइजीन मेंटेन रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब कैसे हम हाइजीन रखेंगे, फॉर एग्जांपल आपको ओरल केयर पेशेंट को कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करना है, दिन में 2-3 बार आपको ओरल केयर प्रोवाइड करना है। उसके साथ साथ आई केयर आपको प्रोवाइड करना है। आपको अगर ऑइंटमेंट्स वगैरह प्रेस्क्राइब किए गए हैं ताकि इन्फेक्शन वगैरह से बचे, वो आपको कंटिन्यूअसली पेशेंट को देने हैं। इसके साथ साथ हम आई पैड्स को ऊपर रखते हैं पेशेंट की आई, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली बंद होती है, हम पैड्स को ऊपर रखते हैं ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो पेशेंट में। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ईयर केयर आपको पेशेंट को देना है। इसके साथ साथ आपको फुल बॉडी मसाजिंग पेशेंट को देनी है, कंटिन्यूअसली दिन में 2-3 बार देनी है। इसके साथ साथ आपको पेशेंट के नेल्स वगैरह कट करने हैं, वीकली आपको ये कट करने हैं। इसके साथ साथ आपको पेशेंट को फुल बॉडी बाथ देना है वंस अ वीक। तो ये सारी चीजें आपको हाइजीन में करनी है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जो एक चीज है, आपको टू आवरली पेशेंट की पोजीशनिंग चेंज करनी है। क्यों करनी है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हो और जो ये प्रेशर सोर्स होते हैं ये डेवलप ना हो। क्योंकि मेन रीजन होता है प्रेशर सोर का, जो ही एक पेशेंट कंटिन्यूअसली एक ही पोजीशन में होता है, क्योंकि ये खुद तो मूव नहीं कर पाएगा, जिस वजह से क्या होता है, प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचती है। जो ही ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचती है तो उस वजह से क्या हो सकता है, प्रेशर सोर डेवलप हो सकता है। इसके साथ साथ एक और चीज आप कर सकते हो जिससे ये प्रेशर सोर ना होगा, वाटर मैट्रेसेस हमारे पास होते हैं, जिनसे क्या होता है, एक पेशेंट में प्रेशर सोर्स नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें आप हाइजीन में एक पेशेंट को कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको कंटिन्यूअसली वाइटल्स तो आपको चेक करने ही करने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रमोट एलिमिनेशन। ये हमने अभी भी थोड़ा सा डिस्कस किया, क्यों प्रमोट क्यों करना है एलिमिनेशन, हम यहां से कुछ दे रहे हैं तो आउटपुट भी कुछ निकलना चाहिए, क्योंकि वेस्ट तो बनता है। अब
खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट में अगर क्या होगा, ये फॉर एग्जांपल जो वेस्ट बन रहा है अगर ये हमारी बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो जाएगा तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जिस वजह से हमारी बॉडी पे नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रमोट कराना है, यानी यही से हमें प्रमोट कराना है एलिमिनेशन। अब कैसे आप एलिमिनेशन प्रमोट करा सकोगे एक पेशेंट में? देखिए, सबसे पहले आपको पता है इनकॉन्टिन्यू जो हमारा अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम यूरिनेशन की बात करें, यूरिन जो होता है, तो जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है इस पे इसका कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को कैथेटराइजेशन लगाएंगे, यानी कैथेटर प्रोवाइड करेंगे, कैथेटर लगाएंगे एक पेशेंट में, जिससे क्या होगा, यूरिनेशन वो अच्छे से यूरिन बाहर हम निकाल पाएंगे पेशेंट से। इसके साथ साथ अगर आपको कभी लग रहा है कि यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है पेशेंट में, तो आप थोड़ा सा प्रेशर आप उसके एब्डोमेन में लगा सकते हो, जिससे क्या हो सकता है, यूरिन बाहर निकलेगा। इसके साथ साथ अगर स्टूल एक्यूमुलेशन हो रहा है एक पेशेंट में, हम एनीमा उसको दे सकते हैं, ग्लाइसरीन एनीमा वगैरह हम देते हैं, तो उससे हम एक पेशेंट में स्टूल बाहर निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप कैसे एलिमिनेशन को, और इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इनटेक आउटपुट चार्ट को आपको मेंटेन करना है, क्योंकि क्या हम जितना दे रहे हैं उतना निकल रहा है या उससे ज्यादा जितना निकलना चाहिए उससे ज्यादा तो नहीं निकल रहा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको कंटिन्यूअसली इनटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना है। इसके साथ साथ आपको मेंटेन मोबिलिटी, यानी मोबिलिटी एक पेशेंट की जो है, क्योंकि ये खुद तो मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अनकॉन्शियस है, तो आपको इसकी मोबिलिटी का ख्याल रखना है। क्यों इसकी मोबिलिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी प्रॉपरली अगर ये एक ही जगह पे रहेगा, जिससे हमारे प्रेशर सोर्स डेवलप हो सकते हैं, या अगर किसी पार्ट में कंटिन्यूअसली ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच रही है तो वहां पर क्या हो सकता है, इस्कीमिया हो सकता है, तो वहां पर नेक्रोसिस वगैरह हो सकता है वहां पर। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक पेशेंट की मोबिलिटी मेंटेन रखनी है। कैसे रखनी है, कैसे अब आप पेशेंट की मोबिलिटी को मेंटेन रखोगे, पोजीशनिंग आप चेंज करोगे कंटिन्यूअसली एक पेशेंट की। इसके साथ साथ आपको पेसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज प्रोवाइड करनी है। जो भी जॉइंट है पेशेंट का उसको आपको क्या करना है, मूव करना है। दिन में 2-3 बार आपको ये करना है, हर कोई जॉइंट उसको आपको एक्सटेंड करना है, फ्लेक्स करना है, प्रॉपर मूवमेंट उस जॉइंट को, हर किसी जॉइंट को आपको प्रोवाइड करनी है ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाए। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो एक नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, फैमिली को एजुकेट करना है। यानी जो पेशेंट अनकॉन्शियस है उसकी फैमिली को आपको एजुकेट करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आईपीआर अच्छे से डेवलप करोगे, क्योंकि एक अच्छी नर्स या अच्छा नर्स वही होता है जिसमें क्वालिटी होती है कि वो डेवलप कर पाए अच्छा आईपीआर। जो पेशेंट होता है या उसकी फैमिली होती है उससे वो आईपीआर डेवलप करना चाहिए। तो उसको क्या करना है, सबसे पहले आईपीआर आपको डेवलप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो एक पेशेंट, फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट कोमा में है तो आपको उसकी फैमिली को कंटिन्यूअसली उसकी कंडीशन के बारे में क्या करना है, अवेयर करना है, यानी पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट मतलब पेशेंट में कोई इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही है, तो आपको कंटिन्यूअसली उनकी फैमिली को क्या करना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इसके साथ साथ क्या करोगे, एजुकेटिंग फैमिली में आपको फैमिली को इन्वॉल्व करना है। जो सारी चीजें आप खुद कर रहे हो आपको फैमिली को भी इन्वॉल्व करना है। क्यों करना है इन्वॉल्व, ताकि आप उनको सिखाओ, फॉर एग्जांपल ईयरवे को कैसे मेंटेन करना है, आपको ये फैमिली को सिखाना है। आपको सिखाना है कि आप कैसे हाइजीन एक पेशेंट का मेंटेन कर रहे हो, उनकी फैमिली को सिखाना है। क्यों पेशेंट 10 दिन 15 दिन आपके साथ रहेगा, उसके बाद तो अल्टीमेटली उसको अपनी फैमिली के साथ ही रहना है, तो वहां पर उसका केयर कौन प्रोवाइड करेगी, उसकी फैमिली प्रोवाइड करेगी। इसलिए आपको क्या करना है, आपको फैमिली को कंटिन्यूअसली एजुकेट करना है ताकि उसकी फैमिली भी उसका केयर अच्छे से कर पाए। इसके साथ साथ आपको फैमिली को उसके मेडिकेशन वगैरह के बारे में बोलना है, कौन सी मेडिकेशन कब देनी है, कैसे देनी है। उसके साथ साथ आपको फैमिली को एक और चीज के बारे में बोलना है कि अगर आपने कोई अनयूजुअल सिम्टम देखा पेशेंट में तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर या नर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो ऐसे आप लोग हॉस्पिटल में एक अनकॉन्शियस पेशेंट को मैनेज कर सकते हो। तो होप आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।